सबका एवरेज हमने अगर निकाला तो हम टाउ कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 बाय n। हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, T1 T2 क्या है, T1 T2 T3 ये सारे जो हैं वो इंटरवल है, वो ड्यूरेशन है बिटवीन कोलिजन्स। अभी एक इलेक्ट्रॉन की कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ हुई और फिर बिना कोलाइड किए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है, वो हम उसको क्या कहेंगे, वो एवरेज टाइम इंटरवल। अब उनका एवरेज लेते हैं, T1 आ गया इन दो कोलिजन्स के बीच में, T2 हुआ फिर इन दोनों के कोलिजन्स के बीच में, T3 इन दोनों कोलिजन्स के बीच में। इस तरीके से हम ये वैल्यूज लेते हैं T1 T2 T3 और उनका एवरेज हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हमें आगे इसके बारे में और ज़्यादा इसके रोल के बारे में पता चलता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रोल हमें और बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन समझेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार हम फिर से समझ लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। हम एक बार रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कैसे देखेंगे एक बार समझते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आता है तो इसके लिए टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर लेंथ हमने कंसीडर किया, L हमने क्या लिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कितना टाइम लगना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह देखनी है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी तो किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जो टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से दूसरे एंड तक आने में, वो टाइम हम क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब हमें ये समझना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें ये समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हमने कॉन्सेप्ट देखा था, I इक्वल्स या तो dq बाई dt कर रहे थे, या फिर टोटल टाइम देख रहे हैं, पूरा चार्ज देख रहे हैं, अमाउंट कितना, चार्ज का अमाउंट q बाय t। हम इस तौर पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें चार्ज अगर देखना है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इसके अंदर चार्ज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर n ले रहे हैं तो n इंटू a इंटू l, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं लिख देता हूं यहां पर, n अगर मैं लूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर स्मॉल n मैं कंसीडर करूं, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इक्वल्स नंबर डेंसिटी, हम इसको नंबर डेंसिटी भी कह लेंगे,
नंबर पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या देखा, Q इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या किया, नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने निकाला NaL, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है, दिस डिवाइडेड बाय टाइम। और ये टाइम हमारे पास क्या आया, टाइम किसका, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन के आने के लिए जो टाइम लगेगा, L/Vd। हम इसको पुट करेंगे, अगर हम पुट करेंगे तो NaLE/L/Vd। अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें I इक्वल्स मिलेगा, I इक्वल्स क्या मिलेगा, NeaVd। I हमें क्या मिलेगा, I इक्वल्स NeaVd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने ये नोट किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर हमें देखना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स I/NEA। यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन मिला। इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे अगर करंट हमने कांस्टेंट रखा है, करंट हमने कांस्टेंट रखा, करंट की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखी, लेकिन जो कंडक्टर है, कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने चेंज कर दिया, डबल कर दिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी। इसी तरीके से हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जो पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, एक तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हैं कंडक्टर अलग लेकर, दूसरा हम करंट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। करंट की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है 11th में, 10th में भी पढ़ा, V इक्वल्स IR, ओम्स लॉ काफ़ी फेमस है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, इस कंडक्टर की रेसिस्टेंस पता हो, तो करंट हमें निकल जाएगा, करंट हमें पता चल जाएगा। तो करंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज होगी, कंडक्टर अलग हमने लिए, एक हमने कंडक्टर कम क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, दूसरा कंडक्टर हम ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की ले सकते हैं। सेम करंट भी अगर अप्लाई करेंगे तो उनके बीच का क्या रेशियो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो हम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें यह देखना है मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें करंट पता चल गया तो करंट डेंसिटी को अगर हम इसके टर्म्स में लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी हमें मिलेगी J इक्वल्स NeVd, और ऐसा इसलिए होगा कि J इक्वल्स होता है करंट बाय एरिया। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे एरिया से, तो हमारे पास NeVd आएगा। अब हमें करना है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी किसकी और कहां पर, हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मोबिलिटी के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मोबिलिटी।
अब यहाँ पर एक बात समझनी है, एक रिकॉल कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का रिलेशन है वो क्या आया था, स्मॉल ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आया था। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगी। हम अगर मोबिलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन करने के लिए क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद इसके लिए एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या होगा, ई टाउ बाय एम। और ऐसा इसलिए होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है, डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ई टाउ बाय एम ये बचेगा। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा, डेफिनेशन में कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, हमें क्या मिला, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब यह हुआ, जब हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज की, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया, जो भी हमने कोई भी चेंज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करने के बाद भी मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करने पर मोबिलिटी चेंज नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मोबिलिटी वर्सेस पोटेंशियल, मोबिलिटी वर्सेस पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बावजूद भी मोबिलिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह एक ग्राफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी यहां भी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने पर भी कोई चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिल गया, मोबिलिटी का रिलेशन मिल गया। हमें एक चीज करनी पड़ेगी, यह जानना पड़ेगा, फिर से मैं चाहूंगा एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर यहां पर नहीं आ रहा है। इससे हमने ये कंक्लूड किया, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस तरीके से ग्राफ हमें मिला, मोबिलिटी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, वाई एक्सिस पे हमने मोबिलिटी लिया। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करने पर मोबिलिटी की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी की। एक कंडक्टर की अपनी क्या रेसिस्टिविटी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे निकालेंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ओम्स लॉ को रिकॉल करें और उसके जरिए हम समझेंगे रेसिस्टिविटी का क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन है। रेसिस्टिविटी के लिए क्या करना है हमें, एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी। जो टूल्स हमें अप्लाई करने हैं वो मैं चाहता हूं पहले उसको लिख लूं मैं, V इक्वल्स आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स आई आर, ये ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस इक्वल्स आर रो एल बाय ए। यहां पर ये रेसिस्टिविटी हो गई,
आर रेसिस्टेंस हो गया। 10th क्लास में हमने ये रिलेशन पढ़ा है, इन दोनों की जरूरत है। हमने अभी जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, I इक्वल्स NEAVD, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने ये पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या देखा, स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में एक रिलेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर, हम ऐसे इसको कह सकते हैं। ये रिलेशन हमें जानना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने लिखा तो क्या बनेगा, E V टाउ बाय एम एल। VD की जगह पर हमने VD की जगह पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, I इक्वल्स NEA EV टाउ बाय M इंटू L। और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, V इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम, V इक्वल्स I इंटू M बाय NE स्क्वायर टाउ बाय L बाय A। V के लिए हमने निकाल लिया और इस तरीके से हम सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स I R होता है, I इंटू R। इसका मतलब ये हुआ, अब R के लिए हमने क्या करना है, R के लिए सब्स्टिट्यूट करना है रो L बाय A। V इक्वल्स I R और R के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, ये रिलेशन। और इस रिलेशन के बाद हमें जो मिला, इनको और इनको कंपेयर करने पर वो मिला रो इक्वल्स M बाय NE स्क्वायर टाउ। ये हमें रिलेशन मिलेगा रेसिस्टिविटी के लिए। हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो नंबर डेंसिटी जो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग बनेगी, और टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। इसका मतलब मैं एक बार चाहूंगा लिख लेने के लिए, नंबर डेंसिटी और रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी, रिलैक्सेशन टाइम घटेगी तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरह नंबर डेंसिटी, अलग अलग कंडक्टर की नंबर डेंसिटी अलग होगी और इसलिए उसकी रेसिस्टिविटी भी अलग होगी। रेसिस्टिविटी अलग होगी, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस भी अलग होगा। हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सारे छोटे छोटे जो भी पैरामीटर्स हैं इनके रिलेशंस के ऊपर। कभी हमें यह दिया जाएगा कि दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स की रेसिस्टेंस पता है और उनमें देखना है रेसिस्टेंस सेम हो, लेंथ का रेशियो दिया हुआ हो, हमें यह पता लगाना हो उनमें कौन सा थिक है।